बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान फ्रॉम बाबाज़ ट्रैवल्स एंड टूर इंटरनेशनल। असल में कुछ बातें आप लोगों से जो है शेयर करनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारे नॉलेज में ये आया है कि बाबाज़ ट्रैवल्स के नाम के कुछ फ़ेक अकाउंट और कुछ फ़ेसबुक के पेजेस जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं, जिसको हमने साइबर क्राइम में तो रिपोर्ट किया है, मगर आप लोगों से भी ये हम लोग गुजारिश करते हैं कि आपने बाबाज़ ट्रैवल की वेबसाइट को देखना है और उसके पेज को देखना है। किसी ऐसे बंदे से जो फ़ेक पेज या फ़ेक अकाउंट बना के आप लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करना। हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 03111786 414 जो कि स्क्रीन पे चल रही है। आपने इस पे कांटेक्ट करना है और बाबाज़ ट्रैवल की ओरिजिनल वेबसाइट और फेसबुक अकाउंट पे ही आप लोगों ने जो है वो कांटेक्ट करना है। उसके अलावा आपने किसी दूसरे के साथ अगर आप कोई भी किसी तरह का कोई लेन देन या कोई मामला करते हैं तो उसके हम लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमने इस अकाउंट को, इस पेज को हमने ऑलरेडी जो है वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर चुके हुए हैं। तो अब ऑब्वियस ही बात है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो फिगर आउट हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी बंदा, हमारे नॉलेज में यह है कि बहुत से लोग जो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे पेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम, इवन के लोगोस भी उन्होंने हमारे वही सेम लगाए हुए हैं। वो लोगों के साथ जो है बाबाज़ ट्रैवल्स के स्टाफ या एम्प्लॉय या बन के उनसे जो है वो पेमेंट जो है वो मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये हमारे अकाउंट डिटेल जो है वो शेयर हो रही है। हमारे सिर्फ 2 कंपनी अकाउंट है। एक अकाउंट है बाबाज़ ट्रैवल्स का SBL में और दूसरा है मैदान बैंक में। इसके अलावा अगर कोई बंदा आपको किसी और अकाउंट की डिटेल शेयर करता है तो आप उसको पेमेंट को ट्रांसफ़र ना कीजिएगा, क्योंकि कोई भी फ़ेक अकाउंट वाला अगर आपसे पैसे मांगता है, कोई तकाज़ा करता है, तो उसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। हम अपने अकाउंट डिटेल भी स्क्रीन पे दे रहे हैं, लिंक में है सारी चीज़ें। आप हमारी हेल्पलाइन से नंबर लेके जो है वो अपनी पेमेंट्स को जो है महफूज करें। दूसरी बात ये कि हमारे ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वीडियोस पे आते रहते होते हैं, तो आज मैंने सोचा कि कोई थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन कर लें। तो मेरे साथ जो है जुनैद साहब भी बैठे हुए हैं, जो हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। जी जुनैद साहब, बताइएगा क्या कमेंट्स हैं? सबसे पहले तो जो कमेंट है वो ये है कि टैक्स रिटर्न के बारे में बताएं कि मिनिमम कितनी अमाउंट पेड होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, टैक्स रिटर्न के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। टैक्स रिटर्न में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मिनिमम यूरोप के लिए इतनी टैक्स रिटर्न पे करनी है या मैक्सिमम इतनी पे करनी है। कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। हम लोग जो है कस्टमर को यही एजुकेट करते हैं कि जो आपकी जेन्युइन या ओरिजिनल है टैक्स जो बनता है वो आप पे करें। और रह गई बात, जो यूरोप की बात करें, तो यूरोप में ये कि आप फाइलर होना चाहिए, उसमें वो अमाउंट जो है कंसिडर नहीं की जाती कि कम है या ज़्यादा है, ठीक है। आप जो जेन्युइन आपकी टैक्स रिटर्न्स बनती हैं, जो टैक्स बनता है, आप वो गवर्नमेंट को पे करें। अगला कमेंट है कि अप्लाई करने के लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, सेविंग अकाउंट या पर्सनल बैंक? आपका कोई भी अकाउंट यूज़ हो सकता है, सेविंग अकाउंट भी यूज़ हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी यूज़ हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ममानत नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, उसको सेविंग अकाउंट को नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल उसको। और जुनैद साहब, अगला कमेंट है कि अगर 50+ की स्टेटमेंट हो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री का वीज़ा चांसेस हैं यूरोप या किसी भी कंट्री? देखिए, मैं ना एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर जैसे कहते हैं कि आप लोग कंडीशंस में आ जाते हैं, अगर ऐसे है तो ऐसे पॉसिबल है। देखिए, मैंने पहले भी अक्सर लोगों को ये थोड़ा सा एजुकेट करता होता हूँ कि एम्बेसी का एक क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है तो एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना है, ठीक है। उसमें अगर आपका फिर फ्रेश पासपोर्ट है, बहुत से शेंजन की कंट्रीज़ हैं जो फ्रेश पासपोर्ट को भी एंटरटेन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री को जो है वो करते हैं, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के नहीं देते। तो एज फैक्टर भी बिल्कुल काउंट करता है, मगर आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बैलेंस जो आप कह रहे हैं, आप क्लोजिंग, कुछ को होता है क्लोजिंग बैलेंस और एक होता है मेंटेन बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो होता है कि वो डे एंड पे जो आपका क्लोज बैलेंस है वो आपको पता चल जाता है कि इतना क्लोजिंग बैलेंस, और एक होता है मेंटेन बैलेंस। मेंटेन के थ्रू आउट लास्ट 6 मंथ्स में या 4 मंथ्स में क्या आ रहा है। मैं इस पर भी थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा कि मेंटेन बैलेंस क्या होता है और दूसरा जो है क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। तो आपका पूरा प्रोफाइल, आपका लेंथ ऑफ बिज़नेस देखना पड़ेगा, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद और आपका जो बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आया आपको जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे जो है फ्रांस भी वीज़ा देता है, स्पेन भी वीज़ा देता है। अगला कमेंट है कि बिज़नेस के साथ सेविंग अकाउंट में अगर कुछ
3 मिलियन या कुछ अमाउंट है वो यूज़ ना हो रही हो, कोई ट्रांजैक्शन ना हो रही हो, तो क्या वो अप्लाई करने के लिए वो बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते? देखिए, अकाउंट में अगर आपकी सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और इन आउट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो आपके पास सेविंग हैं। ये एक जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये नहीं होता कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसमें पैसे पड़े हैं वो आ जा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अकाउंट यूज़ नहीं हो रहा और वो बैंक स्टेटमेंट नहीं चल रही। नहीं, आपके बैंक स्टेटमेंट चलाने के लिए जो होता है वो आपके कंपनी अकाउंट यूज़ होता है। कि एक बेसिक सा जो है ना वो आपको मैं रूल बता देता हूँ कि कंपनी अकाउंट में आपने अपने बिज़नेस की ट्रांजैक्शन करनी होती है। आपकी पेमेंट आ रही हैं, किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी पेमेंट्स आपकी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही हैं। और सेविंग अकाउंट्स में आपने जो पूरे महीने में कमाया होता है उसमें से कुछ आपने सेविंग की होती है, वो आप उठाते हैं, उठा के अपने पर्सनल अकाउंट में सेव कर देते हैं या सेविंग अकाउंट में सेव कर देते हैं। तो इसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगला कमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा टर्की अज़रबैजान की ट्रैवल हिस्ट्री पे अप्लाई करना चाहिए, कितने चांसेस होंगे अगर हम अप्लाई करें? देखिए, बात वही फिर घूम के वहीं पे आ जाती है कि सबसे पहले आपका प्रोफाइल कंसीडर किया जाता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी लेंथ ऑफ बिज़नेस क्या है, कितना पुराना आपका बिज़नेस है, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स कैसी है, आपके पास कितनी बैंक स्टेटमेंट है, पर्सनल है, कंपनी की है, उनमें बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन कैसे हुई हैं, इन एंड आउट कैसे है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मेंटेन बैलेंस, आपका पूरा प्रोफाइल देखने के बाद ही जो है ना वो आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट कमेंट है कि 40 to 50 प्लस एजेस वालों का वीज़ा अप्रूव इजीली हो जाता है भले ही फ्रेश पासपोर्ट हो। ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें 20 to 30 वालों का वीज़ा लगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं अपने देखने वालों को, हमारे बहुत से ऐसे हैं क्लाइंट ऐसे हैं, जैसे कि अभी आपने चंद दिन पहले भी एक वीडियो देखी होगी, एक मोहम्मद जवाद यज़दानी साहब थे, वो सिर्फ 23 साल की उनकी एज थी जो उनको यूके का वीज़ा मिला था। उन्होंने 2 या 3 कंट्रीज़ को विज़िट किया था, थाईलैंड और दुबई को, ठीक है। वो वीडियोस भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। उसके अलावा वो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जब घूम के आएंगे, सैर करके वापस आएंगे यूके से, तो उनका एक्सपेंस क्या हुआ है, कितना कहाँ कहाँ पे गए हैं, कितना उनका टिकट का एक्सपेंस था, होटल का एक्सपेंस था, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने एक डिटेल वीडियो में बना दी हुई है। वो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको हमारे पेज पे, हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। वो जो है उनकी एज सिर्फ 22 से 23 साल है। और ये कोई नहीं इसमें होता कि 50 साल वालों के या 40 साल वालों के ईजी लग जाते हैं और 20 साल वालों के जो है वो नहीं लगते, ऐसा जैसा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट कमेंट है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में बताएं कि वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कैसे करें। हाँ जी, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। 2 इदारे हैं, एक है PBA पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन और एक है PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये 2 इदारे हैं जहाँ की एवेल्यूएशन रिपोर्ट को एम्बेसी कंसिडर करती है। ये इन इदारों से जो भी कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड होंगी, आपने एवेल्यूएशन उन कंपनी से करवानी है, ठीक है। बस सर आज के लिए इतने ही कमेंट्स। चलें जी, आज के लिए इतना ही। तो और बाकी है कि आगे मज़ीद आपको अगर कोई क्वेश्चंस होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 0311178614 पे रब्ता कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस पे हमारे 6 एजेंट बैठे हुए हैं। आप काइंडली व्हाट्सएप पे कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पे कॉल जो है वो आंसरेबल नहीं होती। 6 एजेंट बैठे हैं जिनमें से कुछ 4 मॉर्निंग में हैं, 2 जो है इवनिंग में बैठे हुए हैं। तो आपकी कॉल अगर आप सिम पे कॉल करेंगे तो एक बंदा कॉल ले रहा होगा, उसके बाद दूसरा बंदा भी अगर कॉल करेगा तो दूसरे एजेंट के पास चलेगा, वो आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप काइंडली सिम पे कॉल किया करें। सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आप सिम पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप को आप सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया करें कि आपने कोई डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करना है, कोई आपने कोई पेमेंट की रसीद शेयर करनी है, उसके लिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट सिम पे कॉल करें, मेरे एजेंट्स आपको 6 डेज़ जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।